नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे कि जो अपना टॉपिक चल रहा है थ्री फेज इंडक्शन मोटर का स्पीड कंट्रोल, मतलब कि स्पीड कंट्रोल ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर, मतलब कि तीन फेज प्रेरण मोटर का जो गति नियंत्रण का टॉपिक चल रहा था, उसमें आप लोगों ने 4 विधियों का वर्णन देखा कि स्टेटर के द्वारा स्पीड को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, रोटर के द्वारा स्पीड को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, जिसमें से आप लोगों ने स्टेटर के द्वारा 3 विधियों का वर्णन पूरा कर लिया। और मैंने आपको यह बताया था कि कैस्केड विधि बचेगी, रोटर के द्वारा स्पीड कंट्रोल कैसे करेंगे, वो कैस्केड विधि बचने वाली है, जो कि कुछ एक सर्किट डायग्राम के आधार पर अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा। तो आज उस कैस्केड विधि का और रोटर परिपथ में ईएमएफ प्रवेश करके किस प्रकार इंडक्शन मोटर की गति को कंट्रोल कर सकते हैं, उन दोनों का अध्ययन करेंगे आज। तो दोनों के दोनों टॉपिक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे ये दोनों टॉपिक इस प्रकार से पूछे जाएंगे कि मोटर की गति को कम भी कर सकते हैं, मोटर की गति को अधिक भी कर सकते हैं। और अब तक मैंने आपको जो बताई थी वो विधियां कुछ टिपिकली थी, ये भी कुछ टिपिकली है। ये तो आपको मैंने पहले बता दिया था कि इंडक्शन मोटर की गति को कंट्रोल करना आसान नहीं होता है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि कर नहीं सकते। इसलिए मैंने आपको 6 विधियां बताई थी। तो आज उन 6 विधियों में से 2 विधियों का वर्णन करेंगे, बाकी 4 का पिछले वीडियो में कर लिया था। तो दोस्तों, ये दोनों की दोनों विधियां मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ पे कैस्केड विधि में 2 मोटरों का संयोजन होने वाला है। 2 मोटर को आपस में संयोजित करके गति को कंट्रोल करेंगे और कौन सी गति प्राप्त हो सकती है अपने को, और किस प्रकार गति के फॉर्मूले रहेंगे, आपको प्रत्येक बातें बताऊंगा और प्रत्येक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करूंगा, ताकि आपके मन में यह विचार उत्पन्न नहीं हो कि कैस्केड विधि में किस प्रकार मोटर की गति को कंट्रोल करेंगे और रोटर के परिपथ में ईएमएफ कैसे इंजेक्ट करेंगे। इंजेक्ट करने के बाद रोटर की गति किस प्रकार कंट्रोल होगी, तो इन बातों का अध्ययन करेंगे। तो वीडियो को लास्ट एंड तक देखना और साथ साथ अपने नोट्स अपडेट करते चले जाना, ठीक है। तो आज देखते हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर में 3 फेज इंडक्शन मोटर का गति नियंत्रण, ये टॉपिक बचा था, जिसमें से आप लोगों को मैंने आपको बताई कि 2 प्रकार से गति का नियंत्रण हो सकता है। कैसे हो सकता है, एक बताया कि स्टेटर के द्वारा गति नियंत्रण। इसमें से आप लोगों ने 3 विधियां देखी थी। अब कौन कौन सी विधियां देखी थी, वैसे तो आप लोगों को ध्यान है कि पिछले वीडियो आप लोगों ने अच्छी तरह देखा है, और मुझे विश्वास है कि आपको वो वीडियो जरूर समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा, क्योंकि अपन जो सिलेबस पढ़ रहे हैं वो नियमित पढ़ने के आधार पर 0 लेवल से पॉइंट टू पॉइंट पढ़ रहे हैं, जिससे कि ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं हो जिसके ये सिलेबस समझ में नहीं आए। कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट भी या कमज़ोर से कमज़ोर साथी भी ये नहीं कह सके सर हमें समझ में नहीं आया, क्योंकि ऐसा तो कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ते हैं कि आपको समझ में नहीं आया, ठीक है। तो ये देखो, इसमें कौन कौन सी विधियां थी। इसमें आप लोग देखोगे स्टेटर के द्वारा गति को कंट्रोल किया, तो आपको मैंने बताया था कि सप्लाई वोल्टेज को बदल के, ये कह सकते हैं पर्दाय वोल्टता बदलकर, एक तो ये देखी थी आप लोगों ने, सबसे पहली विधि देखी थी। दूसरी विधि कौन सी देखी थी, आपको ध्यान होगा कि पर्दाय आवर्ती बदलकर, ये बताया था कि सप्लाई आवर्ती को बदलकर पर्दाय आवर्ती बदलकर, एक ये देखा था। और तीसरी विधि कौन सी देखी थी, इस स्टेटर के द्वारा देखी थी आप लोगों ने कि स्टेटर में पोलों की संख्या बदल गई, ये देखी थी, स्टेटर पोलों की संख्या को बदलकर, एक ये देखा था आप लोगों ने। और आप लोगों को मैंने बताया कि दूसरी विधि कौन सी थी, दूसरा एक ऑप्शन था आपके सामने जो कि स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं रोटर द्वारा गति नियंत्रण, ये भी देखा था आप लोगों। इसमें कौन सी विधि देखी थी आज आपको बता देता हूं, थोड़ा सा आपको 1-2 मिनट टाइम लगेगा, क्योंकि पिछले आपको थोड़ा रिवीजन हो जाए। इसमें कौन सी विधि देखी थी आप लोगों ने, इसमें एक विधि देखी थी रोटर रियोस्टेट कंट्रोल विधि देखी थी। कौन सी देखी थी, रोटर रियोस्टेट कंट्रोल विधि देखी थी। ये देखी थी आप लोगों को मैंने बताया था कि रोटर रियोस्टेट कंट्रोल विधि में क्या था कि रोटर परिपथ के श्रेणी क्रम में, रोटर वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में रियोस्टेट संयोजित करके आप गति को कंट्रोल कर सकते हो। और इसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसके बाद अब कौन सी देखेंगे, कैस्केड विधि देखेंगे, कैस्केड ऑपरेशन। कैस्केड ऑपरेशन मेथड ये देखेंगे।
कि कैस्केड विधि से मोटर की गति को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। और उसके बाद देखेंगे कि रोटर परिपथ में विद्युत वाहक बल प्रदान करके या विद्युत वाहक बल देकर और मोटर की गति को कंट्रोल कर सकते हैं। वैसे तो आप लोगों को मैंने बताया था कि इंडक्शन मोटर के रोटर में विद्युत सप्लाई प्रदान नहीं की जाती है। आपको बताया था, मैंने आपको अच्छी तरह बताया था कि चाहे वो स्लिपिंग मोटर हो और चाहे वो इंडक्शन मोटर में गिलहरी पिंजरा प्रेरण मोटर हो, लेकिन रोटर के परिपथ में आप लोगों ने विद्युत सप्लाई प्रदान नहीं की थी। लेकिन आपको यदि आवश्यकता से अधिक गति कंट्रोल करनी है, मिनिमम गति कंट्रोल करनी है, मैक्सिमम गति ले जानी है, ठीक है ना, तो आप मन की सामान्य से कम गति और सामान्य से अधिक गति प्राप्त करनी है तो रोटर के परिपथ में आपको ईएमएफ देना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये विधि कुछ थी अलग, आपको बताऊंगा इस विधि के बाद में। तो सबसे पहले देखते हैं कैस्केड ऑपरेशन मेथड क्या होता है, कैस्केड परिचालन विधि क्या है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। और दोस्तों सर्किट डायग्राम के आधार पर आपको अच्छी तरह समझाऊंगा। तो कौन से देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे कैस्केड विधि। आज दो ही विधियां बची अपने पास। सबसे पहले देखेंगे कैस्केड ऑपरेशन, कैस्केड ऑपरेशन मेथड, ये देखेंगे। कैस्केड परिचालन विधि, कैस्केड परिचालन विधि, इसका अध्ययन करेंगे। और विधि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसमें संयोजन कैसे होगा देखो, ये बताता हूं। देखो इस विधि में क्या होगा, गौर से सुनना और प्रत्येक कॉन्सेप्ट क्लियर करना। यहां दो मोटरें प्रयोग होंगी। एक मोटर से आपको जितनी विधियां बताई आपको बता दी मैंने कि एक मोटर, ये कैस्केड विधि में दो विधियां प्रयोग, 6 विधियां बताई थी आपको मैंने। कैस्केड विधि में 2 मोटरें होंगी। अब 2 मोटरें कौन सी होंगी, लगभग देखा 90% स्लिपिंग मोटरें ही होती हैं, याद रखना। तो क्या लिख सकते हैं, क्या कह सकते हैं इस विधि के बारे में, इस विधि में 2 स्लिपिंग मोटरें प्रयोग की जाती हैं। एक तो ये बात आ गई सबसे इंपॉर्टेंट, कितनी, 2 स्लिपिंग मोटर। इस विधि में क्या रहेगी, 2 स्लिपिंग मोटर रहेंगी। मैं लिखा देता हूं 2 स्लिपिंग मोटर। स्लिपिंग मोटर को वैसे वाउंड रोटर के नाम से जानते हैं, सर्पिल वेले मोटर के नाम से जानते हैं। और इस मोटर का नाम आते ही आप लोगों को एक चीज समझ जानी चाहिए कि इस मोटर के रोटर पर वाइंडिंग होती है 3 फेज की। 3 स्लिपिंग मिलेंगे आप लोगों को। यदि गिलहरी पिंजरा प्रेरण मोटर की जब बात आती है तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए, नाम लेते ही समझ जाना चाहिए कि इसका रोटर कैसा है, गिलहरी के पिंजरे के समान है, ठीक है। और इसका रोटर कैसा, स्लिपिंग मोटर का रोटर कैसा है, एक वाउंड रोटर है, एक कुंडलित रोटर, जिसके ऊपर वाइंडिंग स्थापित की है आप लोगों ने। जैसे स्टेटर में वाइंडिंग करते हैं उसी प्रकार वाइंडिंग करते हैं, जैसे आर्मेचर की वाइंडिंग करते हैं उसी प्रकार यहाँ वाइंडिंग स्थापित करते हैं। तो दोनों बातें जब भी आपके सामने दोनों मोटर का नाम आए कि गिलहरी पिंजरा प्रेरण मोटर क्या है और स्लिपिंग प्रेरण मोटर क्या है, तो नाम लेते समझ जाने कि स्लिपिंग मोटर का रोटर वाउंड होता है, कुंडलित होता है, उसकी वाइंडिंग होती है, और गिलहरी के पिंजरे के समान होता है। तो यहां आप लोग समझ गए 2 स्लिपिंग मोटर होंगी। एक तो ये याद रखना, दोनों मोटरें आपस में यांत्रिक रूप से संयोजित होंगी। मैं सर्किट बना के दिखाऊंगा आप लोगों को। दोनों मोटरें एक तो होते हैं वैद्युतिक रूप से संयोजित होती हैं, याद रखना, एक तो वैद्युतिक रूप से संयोजित होती हैं और एक यांत्रिक रूप से संयोजित होते हैं, मैकेनिकल तौर पर संयोजित होते हैं। कैसे होंगी, दोनों मोटरों के शाफ्ट जोड़ देंगे। जैसे एक मोटर की शाफ्ट या एक मोटर के शाफ्ट दोनों को जोड़ेंगे, एक मोटर इधर रहेगी एक मोटर इधर, दोनों को जोड़ेंगे। तो ये क्या कह सकते हैं, मैकेनिकल रूप से जुड़ गई, यांत्रिक रूप से संयोजित होती हैं। अभी सर्किट डायग्राम बना के दिखाऊंगा आप लोगों को। तो क्या कह सकते हैं, दोनों मोटर को यांत्रिक रूप से संयोजित किया जाता है। क्यों, क्योंकि दोनों मोटर एक ही स्पीड पर चले, इसलिए जोड़ सके। दोनों मोटरें, यदि इसकी स्पीड रहेगी वो इसकी रहेगी, इसकी रहेगी वो ये रहेगी, दोनों मोटर की स्पीड अलग अलग नहीं होगी। इसलिए कह सकते दोनों मोटर को यांत्रिक रूप से संयोजित करेंगे, क्योंकि दोनों मोटरें एक ही स्पीड पर चालित हों, एक ही स्पीड पर चल सकें, इसलिए दोनों मोटरों को यांत्रिक रूप से संयोजित किया जाता है। अब बनाते हैं सर्किट। सर्किट में देखो क्या होगा आप लोगों को, सर्किट बना देता हूं यहां पे मैं। देखो सर्किट में ये होगा कि यहां 3 लाइनें होंगी। आपको पता है RYB की 3 लाइन, क्योंकि आपको 3 फेज की मोटर का अध्ययन कर रहे हैं। 3 लाइनें मिलेंगी आप लोगों को। ये 3 लाइनें दिखा दी आप लोगों को। ये कौन सी, RYB की लाइनें हैं, RYB। यहां मैं आपको मोटर दिखाऊंगा, ठीक है ना। यहां आपको मैं चलो मोटर दिखा देता हूं। यहां एक मोटर दिखा देता हूं आप लोगों को। इंडक्शन मोटर में स्लिपिंग मोटर की बात करेंगे। एक मोटर ये दिखा देता हूं आप लोगों को मैं। ये इसके शाफ्ट रहेगी और ये मोटर रहेगी।
अब इंडक्शन मोटर आपको पता है इसके अंदर क्या है, रोटर है, कैसा है, वाउंड रोटर है। इसका मतलब इसके रोटर में से भी 3 तार निकलेंगे, 3 वायर निकलेंगे, और 3 फेज की वाइंडिंग है तो इसके ऊपर क्या रहेगी, 3 फेज की वाइंडिंग पर 3 ये टर्मिनल, यहाँ भी 3 पॉइंट मिलेंगे आपको, सप्लाई से संयोजित करेंगे। और इंडक्शन मोटर है तो यहाँ कुछ इस प्रकार से आपको इंडक्शन मोटर मिल जाएगी, समझ गए। अब प्रत्येक इंडक्शन मोटर के रोटर पर 3 स्लिप रिंग मिलती है आप लोगों को। तो मैं यहाँ 3 स्लिप रिंग दिखा देता हूँ आप लोगों को। 3 स्लिप रिंग रहेंगी, क्योंकि स्लिप रिंग के संयोजन कैसे करेंगे, रोटर वाइंडिंग के तीनों संयोजन स्लिप रिंग के मोटर के रोटर से ही करेंगे, यहाँ स्लिप रिंग पे ही करेंगे। 3 स्लिप रिंग दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये हो गई आप लोगों की 3 स्लिप रिंग हो गई इस मोटर पे। इसका संयोजन कहाँ करें, देखो इसका संयोजन यहाँ से एक वाइंडिंग अंदर एक तार आता है, इसका संयोजन यहाँ करेंगे। एक वाइंडिंग अंदर से एक तार आता है, इसका संयोजन यहाँ करेंगे। तीसरी वाइंडिंग अंदर से तार आता है, तीसरी वाइंडिंग से। अब ये रोटर घूमेगा तो साथ साथ ही घूमेगी। और इसके ऊपर क्या है, इसके अंदर स्टेटर की वाइंडिंग है, जिसके 3 सिरे भी बाहर निकलते हैं। ये 3 सिरे बाहर निकल गए। एक तो ये हो गया। दूसरी मोटर दिखाएंगे आपको। दूसरी कैसी मोटर रहेगी, स्लिप रिंग मोटर ही दिखा देता हूँ आप लोगों को मैं। ये देखो, ये रहेगी आपकी स्लिप रिंग मोटर। यहाँ कपलिंग लगा देता हूँ। मैकेनिकल रूप से किससे जोड़ेंगे, यहाँ 2 मोटरों को, 2 मशीनों को जब आंतरिक रूप से संयोजित करना होता है तो किस प्रकार की युक्ति का प्रयोग करते हैं, कपलिंग का करते हैं। याद रखना, किसका करेंगे, कपलिंग का प्रयोग करेंगे। मैंने ये कपलिंग लगा दी। अब दिखाता हूँ आपको, ये साफ्ट हो गई इस मोटर की, और इस साफ्ट के द्वारा यहाँ क्या दिखा देंगे, एक मोटर और दिखा देते हैं यहाँ पे। ये एक मोटर दिखा दी मैंने यहाँ पे, ये होगी एक मोटर। यहाँ कुछ ऊपर दिखा देता हूँ, कोई बात नहीं है। ये होगी साफ्ट दिखा दिया आप लोगों को मैंने, ये साफ्ट हो गई इसकी। और यहाँ इसके साफ्ट पे 3 स्लिप रिंग होंगी, यहाँ भी इसके साफ्ट रहेगी, 3 स्लिप रिंग दिखा देता हूँ यहाँ पे। अब देखो यहाँ क्या रही, इंडक्शन मोटर रहेगी तो इस प्रकार से आपको कुछ मतलब कि झिरिया से देखेंगे आपको। ये इंडक्शन मोटर, एसी मोटर है, यहाँ एसी मोटर होगी। अब आप लोगों ये जानते हो, ये इसका बेस हो गया, बेड प्लेट मतलब बेस हो गया, ये आधार हो गया इसका। और यहाँ पे टर्मिनल बॉक्स दिखा देता हूँ, कोई बात नहीं है, ऐसे 3 तार दिखा देगा। ये होगी आपकी क्या, इंडक्शन मोटर में स्लिप रिंग मोटर होगी। अब स्लिप रिंग मोटर में यहाँ पे आपको 3 स्लिप रिंग मिलेंगी, क्योंकि स्लिप रिंग मोटर की बात करें यहाँ क्या मिलेंगी, 3 स्लिप रिंग यहाँ मिलेंगी। 3 स्लिप रिंग यहाँ दिखा देता हूँ। मोटर को गति को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, मैकेनिकल रूप से कैसे इसको संयोजित कर सकते हैं, ये मैंने आपको 3 स्लिप रिंग दिखा दी इस मोटर की। इसके संयोजन होंगे कि अंदर से 3 तार निकलेंगे, किसके, रोटर वाइंडिंग के 3 तार निकलेंगे। एक का संयोजन एक स्लिप रिंग से, दूसरा संयोजन दूसरी स्लिप रिंग से, और तीसरा संयोजन तीसरी स्लिप रिंग से कर देते हैं। ये तो हो गया आपकी 2 स्लिप रिंग मोटर है। अब देखो इस मोटर को ये माना कि ए मोटर मान लेता हूँ। क्या है, ये ए मोटर है, ये मोटर ए है, और ये आपकी बी है। अब आपको नाम बताता हूँ। देखो, इस मोटर का संयोजन डायरेक्ट इससे कर देते हैं। किस मोटर का संयोजन, इससे डायरेक्ट कर देता हूँ। फिर दिखाता हूँ कि संयोजन में किस प्रकार ये हो। एक संयोजन ये कर दिया, और दूसरा संयोजन दिखा देता हूँ, दूसरा ये कर दिया, और तीसरा संयोजन ये आपको यहाँ हो गया। ए मोटर ये कौन सी है, मेन मुख्य मोटर कह सकते हैं। ये आपकी मुख्य मोटर रहेगी, ये आपकी मुख्य मोटर रहेगी, और ये आपकी सहायक मोटर रहेगी। इसका संयोजन कैसे करेंगे आपको बताऊंगा। ये आपकी कौन सी रहेगी, सहायक मोटर रहेगी। इसको लिख देता हूं मैं, सहायक मोटर, एक्सिलरी मोटर रहेगी। 2 मोटरें होगी आपकी, एक मुख्य मोटर ए और बी, ये सहायक मोटर रहेगी आप लोगों की। इतने याद रखना। मैं आपको लिखाऊंगा इसके मतलब कि इसका ऑपरेशन लिखाऊंगा आपको, किस प्रकार से उसके ऑपरेशन होंगे। अब देखो यहाँ से क्या होगा, इस आप लोगों ने इसको डायरेक्ट सप्लाई से दिया, गौर से सुनो मेरी बात। अब दिखाता हूँ आपको, यहाँ मोटर चलेगी, इसके अंदर क्या है, रोटर है, रोटर पे क्या है, वाइंडिंग है। रोटर घूमेगा तो ईएमएफ उत्पन्न होगा, ईएमएफ उत्पन्न होगा तो वो ईएमएफ कहाँ जाएगा, स्लिप रिंग पे जाएगा। गौर से सुना, ईएमएफ कहाँ जाएगा, स्लिप रिंग पे जाएगा। स्लिप रिंग पे 3 कार्बन पुरुष मिलेंगे, तीनों के एक कार्बन पुरुष मिलेगा। अब तीनों के संयोजन कहाँ करता हूँ, इस रोटर के द्वारा उत्पन्न ईएमएफ को इस मोटर के स्टेटर में दे देंगे। याद रखना, इस मोटर के द्वारा उत्पन्न ईएमएफ कहाँ देंगे, इस मोटर के स्टेटर में यहाँ प्रदान कर देता हूँ, यहाँ कर देते हैं प्रदान। और कुछ नहीं करना आपको, बस रोटर के ईएमएफ को दूसरी मोटर के सहायक मोटर के स्टेटर में प्रदान कर देते हैं। ये आप लोगों का हो गया ईएमएफ। अब दोनों, इस मोटर को तो मुख्य सप्लाई से संयोजित नहीं किया, मेन सप्लाई से संयोजित नहीं किया, इसको किससे किया, इस मोटर के रोटर में जो ईएमएफ उत्पन्न हुआ उसको सीधा कहाँ दिया, इस सहायक मोटर के स्टेटर में दे दिया। यहाँ क्या आपको पता है कि 3 स्लिप रिंग पर 3 कार्बन पुरुष रहेंगे, और तीनों कार्बन पुरुष किससे संयोजित होंगे, आप लोगों को पता है कि स्लिप रिंग मोटर के रोटर को किससे संयोजित करते हैं, बाहरी रेजिस्टेंस से करते हैं। यहाँ 3 रेजिस्टेंस ले लेंगे, 1 रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस और 3 रेजिस्टेंस।
ये क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस रहेंगे, ये तीनों स्टार में कनेक्टेड रहेंगे और मैं यहाँ इससे संयोजित इसको कर देता हूँ। ये आपका हो गया संयोजन पूरा। ये क्या होगा आपको होगा, ये संयोजन पूरा हो गया। और अब दिखाता हूँ कि मोटर कैसे वर्क करेगी, कैसे कार्य करेगी, किस प्रकार ये गति को कंट्रोल करेगी, उसको दिखा देता हूँ। समझ गए आप लोग बात। ये क्या है, ये आपका रियोस्टेट आर है, 3 फेज की रियोस्टेट है। किस में कनेक्टेड है, स्टार में कनेक्टेड है, याद रखना स्टार में कनेक्टेड है। अब आपको पता है कि यहाँ मोटर, जैसे माना कि मोटर की 8 पोल की मोटर, मैंने आपको बताया था सेल्फ रिंग मोटर पड़ी थी, ये स्टेटर में 8 पोल हैं, तो रोटर में कितने पोल होंगे, 8 ही पोल होंगे। माना कि इस रोटर में 4 पोल, स्टेटर में 4 पोल की वाइंडिंग की है, तो रोटर में कितने पोल होंगे, 4 ही पोल होंगे, याद रखना बात। तो सेम टू सेम कंडीशन यही होती है, तो समझ गए आप लोग। और ये युक्ति का नाम क्या है, ये कपलिंग है, याद रखना, ये कपलिंग रहेगी आप लोगों की। दो मशीनों को यांत्रिक रूप से जोड़ने के लिए कपलिंग का प्रयोग करते हैं, दो मशीनों के शाफ्ट को यांत्रिक रूप से संयोजित करने के लिए। ठीक है, अब इसका ऑपरेशन दिखा देता हूँ। अब देखो क्या होगा, मेरी बातें पॉइंट गौर से सुनना। इस मोटर के मोटर नंबर 1 याद रखना, मोटर नंबर ए या मुख्य मोटर को, ठीक है ना, एक मोटर को लिख देता हूं, मोटर नंबर ए लिख देता हूं। ए मोटर को मेन सप्लाई से संयोजित करते हैं, मेन सप्लाई से संयोजित किया जाता है। मेन मोटर कौन सी है, किया जाता है, ये ए मोटर कौन सी है, मुख्य मोटर है। एक मोटर, एक पॉइंट आपका ये आ गया। दूसरा पॉइंट क्या रहेगा, इस मोटर को मुख्य सप्लाई से संयोजित करते ही वह मोटर घूमेगी, ये मोटर घूमेगी तो क्या होगा, रोटर में ईएमएफ उत्पन्न होगा। ठीक है ना, तो ए मोटर के रोटर में ईएमएफ उत्पन्न होगा। क्यों होगा, कि ये मोटर घूमेगी और घूमते ही ईएमएफ उत्पन्न होगा। दूसरी बात ये आ गई, पॉइंट टू पॉइंट देखना। अब उस ईएमएफ का क्या करेंगे, इसके अंदर जो ईएमएफ उत्पन्न हुआ वो यहां पहुंचा, कहां पहुंचा, स्लिप रिंग के पास पहुंचा। दूसरी मोटर के स्टेटर को, याद रखना दूसरी मोटर कौन सी है, बी मोटर, सहायक मोटर है। दूसरी मोटर के स्टेटर को मुख्य मोटर के रोटर में उत्पन्न ईएमएफ से स्लिप रिंग के द्वारा संयोजित करते हैं। ठीक है ना, दूसरी मोटर लिख लो, दूसरी मोटर बी लिख देता हूं यहां पे, आपको समझ में, आप लिखना दूसरी मोटर बी मोटर के स्टेटर को ए मोटर के रोटर में उत्पन्न ईएमएफ से स्लिप रिंग के द्वारा संयोजित करते हैं। बोलो किया कि नहीं किया, अब संयोजित कर दिया। देखो बस इतनी बातें थी, आगे यहां इसको संयोजित करेंगे। अब गौर से ढूंढना मेरी बातें, इसको संयोजित करते हैं, ये मोटर तो पहले ऑलरेडी चल रही है, ये मोटर भी चलेगी अब, क्योंकि इसके रोटर इससे कनेक्टेड है और मोटर चलेगी। अब यदि दूसरी मोटर के स्लिप, अब देखो दूसरी मोटर कैसे होगी, देखो दो यहाँ 90% तो स्लिप रिंग मोटर ही लेते हैं। अब आपको सर इंडक्शन मोटर ले ले तो गिलहरी पिंजरा प्रेरण मोटर ले ले, तो यदि गिलहरी पिंजरा प्रेरण मोटर लेते हो तो आपको पता है उसका रोटर वाउंड तो नहीं होता है, तो इसको हटा देंगे यहाँ से, इस सिस्टम को हटा देंगे और गिलहरी पिंजरा प्रेरण मोटर ही रहेगी, याद रखना। यदि स्लिप रिंग मोटर ली है, यदि अधिकतर तो स्लिप रिंग मोटर ही होगी, तो कह सकते हैं दूसरी मोटर के रोटर को स्लिप रिंग की सहायता से 3 फेज रियोस्टेट से संयोजित कर दिया जाता है, बाहरी रियोस्टेट से संयोजित कर दिया जाता है। एक ये बात आ गई। और यदि गिलहरी पिंजरा प्रेरण मोटर होगी तो रियोस्टेट से संयोजित नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता लगभग। ठीक है, अब देखो ये कह सकते हैं कि पहली मोटर को मुख्य मोटर के नाम से लिखेंगे, दूसरी मोटर को सहायक मोटर के नाम से लिखेंगे। कौन सी मोटर को, जिस मोटर के स्टेटर में पहली मोटर के स्टेटर की सप्लाई दी जाती है उसके नाम लिखेंगे। बस यहां तक आपका संयोजन कंप्लीट मैंने लिखवा दिया है। अब मैं आपको कुछ इसके फॉर्मूले लिखवा देता हूं, फॉर्मूले की किस मोटर की गति कंट्रोल कैसे होगी उसकी बात कर लेता हूं। कुछ नाम लिखाता हूं, वो देखोगे यहाँ से, मेरी बातें पॉइंट टू पॉइंट लिखोगे और समझोगे तो आपको आसानी से ये स्लिप रिंग मोटर समझ में आ जाएगी। स्लिप रिंग को क्या, कैस्केड विधि समझ में आ जाएगी। ये आपको मैं कुछ फॉर्मूले लिखा देता हूं। देखो सबसे पहले आप लेके समझना कि इस मोटर की रोटर है, आपको लोग पता है इसमें 2 गतियां होंगी। आपको पता है प्रत्येक मोटर में 2 गतियां होती कि नहीं होती। एक NS होती है, ये NS इसकी गति है, और NR, ये NR रोटर की गति है। 2 गति है। यहाँ भी क्या होगी, एक NS स्टेटर में चुंबकीय फ्लक्स घूमेगा उसकी गति है, और एक रोटर की गति है NR। यहाँ भी 2 गतियां हैं, आपको 2 गतियां मिलेंगी। ठीक है, कुछ सुन ले मेरी बात। अब देखो यहाँ इसमें पोल होंगे, P किसके हैं, एक मोटर के पोल है तो यहाँ P1 कर देता हूं। यहाँ भी इसमें पोल होंगे P2,
ये P2 का मतलब दूसरी मोटर के पोल। और अब देखो गति किसके लेंगे, एनआर, तो ये भी है एनआर, दोनों एनआर ही रहेंगे लेकिन समान रहेंगे। तो यहाँ क्या सकते हैं, यहाँ कौन सी स्पीड मिलेगी आपको, एन मिलेगी। आपको यही स्पीड को कंट्रोल करना है, एन को ही कंट्रोल करना है। ठीक है, अब मैं इसके कुछ फॉर्मूले आपको बताऊंगा कि कैसे। और एक बात और आ गई, यहाँ देखो, यहाँ सप्लाई देंगे भी ऐसी जाएगी, तो यहाँ सप्लाई देंगे, एक तो वो फ्रीक्वेंसी रहेगी, और एक सप्लाई इसको यहाँ दी, ये भी फ्रीक्वेंसी रहेगी। तो लिख लो, कोई बात नहीं है। देखो ए मोटर की तुल्यकालिक गति, ए मोटर की तुल्यकालिक गति किससे दर्शाएंगे, ए मोटर की बात, इसकी बात कर रहा हूं। एक नंबर की मोटर है, एक नंबर की मोटर है, तो एन एस को तुल्यकालिक गति को एन एस से दर्शाते हैं, एक यहां लगा देंगे, एक तो यह हो गया। फिर लिखेंगे बी मोटर की सिंक्रोनस स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड, इसको लिखेंगे एन एस तो क्या सिंक्रोनस स्पीड है लेकिन दूसरी मोटर की रहेगी। ठीक है, और P1 ए मोटर के पोल, और P2 बी मोटर के पोल। ठीक है, और क्या बच गया, एन समान गति, ए व बी की समान गति, ए व बी की समान गति, ये लिख लो आप यहां से, क्योंकि दोनों ये सभी नाम आपके सामने आएंगे। और अब देखो एफ बच गई, फ्रीक्वेंसी बच गई यहाँ पे, तो ये बच गई आपकी एफ क्या है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी, ये आ गई आपके यहां से। लेकिन एक चीज का स्पेशल ध्यान रखना, दोनों मोटरों में लिख लेना, नोट लगा के लिख लेना, दोनों मोटर में पोलों की संख्या अलग अलग रखी जाती है, अलग अलग होती है। ठीक है, अब यदि इसकी पोलों की संख्या 8 है तो इसकी 4 कर लेंगे, इसकी 2 है तो इसकी 4 कर लेंगे, इसकी 6 है तो इसकी 10 करेंगे, जो भी हो, दोनों मोटरों की में पोलों की संख्या अलग अलग रहेगी, क्योंकि अलग अलग रहे तो अलग अलग स्पीड प्राप्त करेंगे। अब देखो बात आ गई, आप लोगों को ये तो पता है कि स्लिप का मान कितना होता है। यदि इस मोटर की स्लिप की बात करें, मोटर ए की स्लिप निकालें, क्या लिखेंगे, मोटर ए की स्लिप, यहां लिखेंगे मोटर ए की स्लिप। मोटर ए की स्लिप कैसे नहीं, स्लिप का फॉर्मूला आपको याद होगा। देखो स्लिप का फॉर्मूला एनएस, और स्लिप किसे कहते हैं, सर्कल किसे कहते हैं, एनएस और एनआर के अंतर को स्लिप कहते हैं। ये क्या है, ये इसके क्षेत्र में चुंबकीय फ्लक्स घूमेगा, उसकी गति है, और ये रोटर की गति है, दोनों में अंतर रहेगा, तो उसको स्लिप कहते हैं। इंडक्शन मोटर में स्लिप आपको अवश्य मिलेगी, सिंक्रोनस मोटर में स्लिप का मान 0 होता है, इंडक्शन मोटर में स्लिप का मान 0 नहीं होता है। तो ये होगी बात यहाँ पे स्लिप का मान। अब स्लिप का फॉर्मूला, इतनी आप लोगों ने वीडियो देखी है, लास्ट एंड में चल रहे हैं, तो स्लिप का फॉर्मूला आपको याद होगा, क्या है स्लिप का फॉर्मूला, एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस। ये प्रतिशत में ज्ञात करते हैं, ठीक है ना, ये परसेंटेज में ज्ञात करेंगे, यहां से परसेंट लगा देंगे, इंटू 100 लगा देंगे। एक ये हो गया आप लोगों के सामने, हो गया कि नहीं हो गया। चलो इसको प्रतिशत में बाद में देखेंगे, भिन्नात्मक स्लिप निकाल लेते हैं। ये हो गया बात यहाँ पे, ये हो गया। अब देखो इस मोटर की बात करें हैं, तो इस मोटर की NS1, देखो इस मोटर की NS1 हो गया, और NR तो इसकी भी रहेगी और NR इसकी रहेगी, क्योंकि NR दोनों की बराबर, मैंने देखिए दोनों की A और B की समान गति रहेगी, तो यहाँ सीधी N कर देता हूँ यहाँ पे, NS और ये NS1। ये मोटर A की स्लिप किया, क्योंकि ये इसकी NR दोनों बराबर रहेंगे, तो इसकी NR माने इसकी NR माने, इसलिए दोनों का नाम बदल के क्या कर दिया, N कर दिया, क्योंकि NR तो दोनों की बराबर रहेगी, दोनों एक हिसाब से जुड़ी है, तो उसको N कर दिया। मोटर A की स्लिप तो ये रहेगी, ठीक है। और मोटर A के अब देखो मोटर A की स्लिप होगी, यहाँ फ्रीक्वेंसी कौन सी है, इस मोटर को फ्रीक्वेंसी दी है, तो इस मोटर को फ्रीक्वेंसी कौन सी मिलेगी, याद रखना बात, इस मोटर को फ्रीक्वेंसी कौन सी मिलेगी, वो भी आप लोगों को, ये F। अब मोटर A के रोटर में उत्पन्न, ये तो सप्लाई फ्रीक्वेंसी है, लेकिन यहाँ जो फ्रीक्वेंसी उत्पन्न होगी, इसके यहाँ जो फ्रीक्वेंसी उत्पन्न होगी, ये F1 हो जाएगी। एक फ्रीक्वेंसी F तो सीधी सप्लाई फ्रीक्वेंसी होगी, और ये F1 मोटर A के रोटर में उत्पन्न EMF की फ्रीक्वेंसी F1 रहेगी, ठीक है ना। ये F1, ये क्या है, F1 किसको मिला है, B को F1 मिला है, और A मोटर को F फ्रीक्वेंसी मिली है। इतना आप लोग जान गए। अब देखो शुरुआती अवस्था की बात करें,
शुरुआती अवस्था की बात करें, इस मोटर के रोटर की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। जब तक मोटर नहीं घूमती है तब तक आप लोगों ने इतना पढ़ लिया। जब मोटर घूम जाएगी, मोटर अपनी पूर्ण गति प्राप्त कर लेगी, तो जितनी स्लिप रहेगी उसके हिसाब से उसकी फ्रीक्वेंसी रहेगी। तो पूछा जाए आपसे, इस मोटर को जब प्रचालित करते तो शुरुआती अवस्था में फ्रीक्वेंसी, इस रोटर फ्रीक्वेंसी एफ आर का मान कितना होता है, एफ के बराबर होता है। एफ आर का मान एफ के बराबर होता है। कब मोटर स्थिर अवस्था में थी तब। लेकिन यहाँ तो मोटर पूर्ण रूप से घूम चुकी है। घूमने के बाद एफ आर का मान क्या लिखेंगे, देखो यहाँ क्यों, क्योंकि जितनी यहाँ से इस चुंबकीय फ्लक्स ने पूरा काटा, अब दोनों की सापेक्ष गति आ गई। माना कि 1000 आरपीएम मोटर चल रही है और रोटर की गति होगी 100 आरपीएम, तो 100 का अंतर हुआ। 100 क्या होगी, ये 100 का अंतर हुआ इन दोनों में, तो 100 क्या है, ये स्लिप का मान 100 है। तो यहाँ एफ आर को कैसे ज्ञात करेंगे, एफ आर को ज्ञात करेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं एफ आर को ज्ञात करने के लिए, एफ आर को ज्ञात करने के लिए एफ एस गुणा एफ, ये ज्ञात कर सकते हैं, एस गुणा एफ। अब इसकी फ्रीक्वेंसी ज्ञात कर रहे हैं, किस मोटर की, एफ ए मोटर की, एक नंबर की मोटर की ज्ञात कर रहे हैं, तो एस 1 इस मोटर की स्लिप रहेगी और यहां इस मोटर का ये रहेगा, ये सप्लाई फ्रीक्वेंसी रहेगी। समझ गए आप लोग। तो ये क्या होगी, F1 ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ F1 क्या रहेगी, F1 की बात करें, F1 क्या है, मैं लिखा देता हूँ, देखो एक बात नहीं, मिटा देता हूँ एक बार तो मैं, फिर आपको लिखवाता हूँ दोनों की बातें। इतना लिखने के बाद देखो मोटर, अब इसके आगे ये पॉइंट लिखा, तो ये तो लिख, दोनों मोटर के पोल्स के समान रहेगी, मोटर ए की स्लिप रहेगी, मोटर बी की स्लिप लिखा हूं आप लोगों को। तो कह सकते हैं मोटर ए के रोटर में, मोटर ए के रोटर में उत्पन्न ईएमएफ की आवृत्ति F1, इसकी बात करेंगे। ये F तो ये होगी, F1 होगी, आगे होगी तो F2 भी कर लेंगे, कोई बात नहीं है। यहाँ F1 को कैसे ज्ञात करेंगे, तो आपको पता है कि मोटर घूमने के बाद क्या, ये हो गया F1 को S1 इंटू F, ये हो गया। आप लोग देखोगे तो ये इस रोटर की फ्रीक्वेंसी निकल गई है। यहाँ F1 कर दो, या F1 की जगह FR किसका, मोटर नंबर 1 का, या F1 ही लिखेंगे। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला इसका। मेरी बातें गौर से सुना, आपको बताऊंगा फिर हम आपको लास्ट में निचोड़ क्या निकलने वाला है, हो गई। अब रोटर बी की बात करें, रोटर बी के स्टेट में कौन सा ईएमएफ दिया आप लोगों ने, रोटर बी की लिख लो आगे पॉइंट, मोटर बी के स्टेटर में मोटर ए के रोटर में उत्पन्न ईएमएफ को दिया, उत्पन्न ईएमएफ की सप्लाई प्रदान की जाती है, कर दी प्रदान। यहां पे सप्लाई आई, ये और यहां पे आगे सप्लाई, ये किसकी सप्लाई आई है, मोटर ए के रोटर की आई है, रोटर ए की सप्लाई आई है यहाँ पे। और ये फ्रीक्वेंसी किसकी आई है, रोटर ए की, इसकी सप्लाई फ्रीक्वेंसी आई है। ठीक है। अब मोटर 2 की तुल्य काली गति क्या होगी, मोटर बी की तुल्य काली, ये निकाल दो, मोटर बी की स्लिप क्या रहेगी, या फिर स्लिप का मान निकाल लेते हैं। मोटर बी की स्लिप निकाल लो, या फिर मोटर बी की तुल्य काली गति, या मोटर बी की तुल्य काली गति, एनएस का मान है, एनएस क्या है, तुल्य काली गति है। मोटर बी की एनएस क्या रहेगी, अब इसकी एनएस तो निकाल लिया आप लोगों ने, इसकी एनएस कैसे निकाल सकते हैं, इसकी एनएस तो सीधी है, NS1 बराबर 120F इंटू पी, ये है। लेकिन इसकी कैसे निकालेंगे, NS2 को मान कैसे निकालेंगे, NS2 का मान कैसे निकालेंगे, 120 तो रहेगा। देखो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला अपने पास है, इस इंटू एफ, इसको एफ कौन सी मिली है, F1 मिली है, इसको कौन सी मिली थी, F मिली थी, इसको कौन सी मिली है, F1 मिली है। P किसका लिखेंगे, 2, इसका पोलो की संख्या लिखेंगे, ठीक है नहीं, और यहाँ पोलो की संख्या P1 थी, ये हो गया आप लोगों की P2। ये तो होगी बात यहाँ पे। लेकिन देखो मोटर बी की तुल्य काली गति आ गई, तो अब इस फॉर्मूले के अंदर यदि इसको फिट करें, अब देखो आगे यहाँ इस फॉर्मूले की बात करें, यहाँ इस फॉर्मूले की बात करें, इस फॉर्मूले को आगे और बढ़ा के देखें तो गौर से सुनो, F1 का मान लिख देते हैं, और F1 का मान आप ये लिख चुके हो, F1 का मान आप ये लिख चुके हो
क्योंकि F1 बराबर क्या होता है, F1 बराबर S1 इंटू एफ होता है। ये आप लोग लिख चुके हो। इसमें F1 की जगह ये लिख दे, F1 का मान रखने पर, किसमें, इस फॉर्मूले में F1 का मान रख के दिखाऊं आप लोगों को, यहाँ कुछ बता देता हूँ, यहाँ F1 का मान रख के दिखाता हूँ आप लोगों को। देखो अब इसमें क्या होगा, N, देखो F1 का NS2 की बात करेंगे। NS2 में 120 तो आपके पास है, 120 है, लेकिन इसकी जगह ये रखेंगे, क्या रखेंगे कि S1F अपॉन P2, ये आगे फॉर्मूला निकल के आता है, आगे समझ में। और S1 की बात कर सकते हैं आप, S1 क्या है, इस S1 की बात देखो, ये मोटर ए, S1 क्या है, ये स्लिप है, S1 क्या है, स्लिप है, किसकी, मोटर ए की स्लिप। और मोटर ए की स्लिप आपके सामने ये है, मोटर ए की स्लिप ये क्या है, ये S1 ही है, ये S1 ही है मोटर ए की स्लिप। तो S1 की जगह S1 का मान रख दें, तो लिख सकते हैं S1 का मान रखने पर, ठीक है ना, S1 का मान रखने पर। अब S1 का मान क्या दिखाता है, देखो यहाँ पे क्या रहेगा, NS2, ये किसकी स्लिप ज्ञात, ये किसकी सिंक्रोनस स्पीड ज्ञात कर रहे हैं, ये नंबर 2 की सिंक्रोनस स्पीड ज्ञात कर रहे हैं। 120 इंटू एफ लिख लो, एफ इंटू NS का मान ये कि NS1 माइनस N और अपॉन NS1, और यहाँ ये P2, ये फॉर्मूला आपका हो गया। अब आगे इसके अंदर इसमें F1 का मान रखा है, ये सेम ये हो गया। अब आगे दिखाता हूँ इसके आगे अंदर और क्या, देखो इस फॉर्मूले को कुछ यहाँ ले आते हैं, थोड़ा आप कंफ्यूज मत ना, सेम ट्रिम उसमें आगे रखेंगे, इस फॉर्मूले के आगे और करके दिखाता हूँ कि होता क्या आगे जाके। इसको शॉर्टकट में लिखें कि NS2 बराबर, देखो गौर से सुनना, 120 इंटू एफ, ठीक है, और इंटू NS1 माइनस N अपॉन P2, और P2 के बाद में है NS1। ये आपका फॉर्मूला वहां से ये शॉर्टकट में है, यहाँ पे सेम टू सेम, कुछ नहीं किया मैंने यहाँ पे। अब आपको किस लिए क्या क्या लिखे हैं, F सप्लाई फ्रीक्वेंसी, कोर्स सुनना, NS1 मोटर नंबर ए की, NS1 मोटर नंबर ए की, ये क्या है, सिंक्रोनस स्पीड है, N दोनों की समान गति है, P2 मोटर नंबर 2 जो सहायक मोटर है उसके पोलों की संख्या N, ये आ गया यहाँ पे। अब देखो इसमें क्या होता है, यहाँ से आपको कि सर ऐसा फॉर्मूला हमने देखा नहीं, तो देखो ऐसी कोई बात नहीं है, शॉर्टकट में ऐसे भी निकाल देते हैं कि मैंने वो फॉर्मूले को सीधे यहाँ कट करके लिख देता हूँ। देखो कोई बात नहीं है, यहाँ ऐसे भी लिख सकते हो, इसको एक साइड में इसको कोष्टक में कर सकते हो, ये बस ये यहीं। अब कोष्टक में करते हुए तो क्या होगा, ये इसकी मल्टीप्लाई में रहेगा और ये कोष्टक में, क्योंकि ये अलग फॉर्मूला था अलग से, ये दोनों एक ही बात है दोनों की दोनों। अब इसमें नोट करके देखो क्या होता है, मैं आपको इसका निष्कर्ष निकालता हूँ कि इसके निष्कर्ष के बाद क्या होता है। देखो नो लोड की बात करें, जब तक इन मोटर पर लोड नहीं डालेंगे, नो लोड की बात करें, इस फॉर्मूले से ये ज्ञात होता है, लिख लेना, इस फॉर्मूले से ये ज्ञात होता है कि नो लोड पर मोटर बी या सहायक मोटर की रोटर की गति लगभग तुल्यकाली गति के समान होती है, इसकी तुल्यकाली, क्योंकि इसकी यहाँ ये मोटर घुमाएगी इसकी तुल्यकाली गति के, तो लगभग कह सकते हैं कि देखो इसकी तुल्यकाली, ये गति इसकी भी है, रोटर की गति, और ये गति इसकी भी है, लेकिन इसकी जो NR होगी, इसकी जो रोटर की गति होगी वो इसकी तुल्यकाली गति के बराबर रहेगी, इस फॉर्मूले से निकलता है। तो कह सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ अब इस फॉर्मूले से ये निष्कर्ष निकलता है कि सहायक मोटर की रोटर की गति नो लोड पर लगभग तुल्यकाली गति के बराबर होती है, ठीक है ना, तुल्यकाली गति के बराबर होती है। किसकी तुल्यकाली गति, इसी की तुल्यकाली गति रहेगी। तो यहाँ नो लोड पे क्या होगा, नो लोड पर क्या होगा, N का मान, इस ये N क्या है, रोटर N का मान क्या रहेगा, N का मान NS क्या है, मोटर नंबर 2 की सिंक्रोनस स्पीड है, इसके बराबर हो जाएगी ये, ठीक है, इसके बराबर हो जाएगी। ये तो हुआ निष्कर्ष। अब इसके आगे इसके बराबर होगी, तो इसका निष्कर्ष क्या निकल गया, इसका निष्कर्ष क्या निकल गया, NS किसके बराबर हो जाएगी, इसका निष्कर्ष ये निकल गया कि NS, देखो इसकी ये N इसके बराबर हो जाएगी। तो लास्ट में निष्कर्ष क्या निकलता है कि N का मान ज्ञात करें। N क्या है, दोनों मोटरों की समान गति है, लास्ट वाली गति मिलेगी आपको। N का मान ज्ञात करें, 120 इंटू एफ अपॉन P1 प्लस P2, ये निकलता है लास्ट में N का मान, ये निकल गया। ये आपकी कौन सी गति मिली, लास्ट में रिजल्टेंट गति ये मिलती है आप लोगों को,
लास्ट में रिजल्टेंट गति ये निकलती है। इसका मतलब ये होगा, आपको मैंने एक नोट लगवाने बात लिखाई थी कि दोनों मोटर में पोल की संख्या अलग अलग रहेगी। गौर से सुनना, दोनों मोटर में पोल की संख्या अलग अलग रहेगी। अब आप सपोज कीजिए, यहां इससे क्या निष्कर्ष निकाला कि इस विधि से 4 गति आपको प्राप्त होंगी। कौन कौन सी? इस विधि से कितनी गति प्राप्त होंगी? आपको 4 गति प्राप्त होंगी। बस इस विधि से मैं आपको यहां मिटा देता हूं, चारों गति बता देता हूं कौन कौन सी मिलेंगे आपको। बाकी आप लोगों ने लिख लिया है, कोई बड़ी बात नहीं है ऐसा। इस विधि से, कौन सी से? कैस्केड विधि से आपको 4 गतियां मिलेंगी आपको। ये लिखवा दूं आपको कौन कौन सी गतियां मिलेंगी कि कैस्केड विधि से। कैस्केड विधि से 4 गति, 4 स्पीड मिलेंगे आपको, 4 गति मिलेंगे आपको, 4 गति प्राप्त होती हैं, होंगी। अब कौन कौन सी होंगी? देखो 4 गतियां, क्योंकि वो फॉर्मूला आपके सामने फिर लिख देता हूं यहाँ पे, क्योंकि 4 गतियां कौन सी होंगी? एन का मान क्या था? एन बराबर 120 इंटू एफ अपॉन P1 प्लस P2। ये आपके पास फॉर्मूला, ये याद रखना। लास्ट में रिजल्ट फॉर्मूला ये निकला है। जितने भी आपको मैंने लिखवाए हैं ये फॉर्मूले, क्या याद रखना, इस मोटर की स्लिप क्या रहेगी, इस मोटर की स्लिप क्या रहेगी, इस मोटर में तुल्यकालिक गति क्या रहेगी। मैं आपको टोटल फॉर्मूले लिखवाए हैं। और लास्ट में नो लोड पर दोनों की, इसकी सिंक्रोनस स्पीड और इसकी और ये गति दोनों बराबर हो जाएंगी, क्योंकि ये मोटर पीछे चल रही है, ये मोटर लोड दे रही है, मतलब ये मोटर घुमा रही है, इसको दोनों बराबर हो जाएंगी। 4 गतियां क्या रहेंगी? अब मान लीजिए कि यहाँ पे क्या होगा, सपोज कीजिए इस मोटर को सप्लाई से, इस मोटर को ही सप्लाई से संयोजित किया, इसका हटा देते हैं यहाँ से, ये स्लिपिंग उठा के इसको शॉर्ट कर देते हैं। तो ये मोटर की सप्लाई, माना कि ये 2 पोल की मोटर है, सपोज करना, माना कि ये 2 पोल की मोटर है, ठीक है। 2 पोल की मोटर तो कितनी स्पीड मिल सकती है? 3000 NS मिल सकती है। उसके एवज में आपको 2850 2900 RPM मिलेगी। लेकिन कह सकते हैं 2 पोल की मोटर रहेगी, तो यदि अकेली ये मोटर चालू रहेगी तो कह सकते हैं जब मोटर एक या जब मोटर, मुख्य मोटर लिख लो, जब मुख्य मोटर चलती है, अकेली मुख्य मोटर प्रचालित होती है, मुख्य मोटर अकेली प्रचालित होगी, कार्य, या लिख दो कार्य करती है, ऐसे कर लो, कार्य करती है, तो क्या होगा? तो आपको स्पीड कैसे मिलेगी आपको को? जब मोटर एक ही प्रचलित तो स्पीड कैसे मिलेगी आप लोगों को? ये स्पीड मिलेगी आपको NS1 बराबर 120 इंटू एफ, क्योंकि इसको तो यही फ्रिक्वेंसी मिलेगी और ये इसके बीच रहेगा, और अपॉन में P1, इसके पोल ही काम आएंगे। 2 पोल की होगी तो क्या मिलेगी? 3000 RPM मिल सकती है। दूसरी लिखेंगे, इसको चलाया, जब मोटर, माना कि इसको डायरेक्ट सप्लाई दे दी, इसको नहीं चलाएंगे, सपोज करना, इसको अब यहाँ से हटा दें, ये सप्लाई डायरेक्ट इसको दे दें, इसका कनेक्शन चेंज कर दें, तो क्या होगा? यह माना कि ये मोटर 4 पोल की है। गौर से सुनना, ये मोटर कितनी की है? 4 पोल की है। तो लेकिन जब केवल मोटर बी कौन सी है? सहायक मोटर है, कार्य करती है, तो आपको गति क्या मिलेगी? NS2 बराबर 1 इंटू एफ अपॉन P2, ये मिलेगी आप लोगों को। क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसके संयोजन हटाएंगे और डायरेक्ट इसको देंगे, इसकी सप्लाई इसको देंगे, ठीक है ना? तो आपको 2 मोटर मिल गई, इसकी सप्लाई नहीं देंगे, इसको हटा देंगे और डायरेक्ट इसको चलाएंगे। जब एक ही कार्य करेगी तो आपको कितनी गति मिल सकती है? जब ये 4 पोल की होगी तो आपको ये 2 पोल की होगी, देखो ये 2 पोल होंगी तो 3000 मिल सकती है, 4 होंगी तो आपको 1500 RPM गति मिल सकती है। बोलो 2 गति मिली कि नहीं मिली? तीसरी गति क्या मिलेगी? जब विस्तृत कैस्केड विधि कार्य करती है। पहले इस मोटर को चलाया, सारे कनेक्शन हटा दिए, सिर्फ इस मोटर को चलाया और ये रेजिस्टेंस लगा दिया, एक मोटर चलाई तो आपको मिल गया। ये रेजिस्टेंस हटा के इस मोटर को लगा देंगे, ये मोटर मतलब एक इंडिविजुअली चलाएंगे तो आपको 2 गतियां मिल गई। जब इस कैस्केड विधि को पूरी को प्रयोग करेंगे, कैस्केड विधि को पूरी को प्रयोग करेंगे तो आपको कुछ गति अलग मिलेगी। तो कह सकते हैं यदि कैस्केड विधि कार्य करती है, क्या लिखेंगे? यदि कैस्केड विधि कार्य करती है, प्रचालित होती है या कार्य करती है, तो क्या मिल सकता है आप लोगों को? N मिलेगी आपको। अब NS नहीं मिलेगी, अब N, क्योंकि ये विधि कार्य करती है, ये N मिलेगी आप लोगों को, N मिलेगी आपको। तो लिख सकते हैं इंटू एफ अपॉन P1 प्लस P2, दोनों के पोल समायोजित हो जाएंगे यहाँ पे। तो जो कुछ मिलेगी आपको वो इस पोलों के, आप देखोगे कि माना कि सप्लाई फ्रीक्वेंसी ये है, ये 2 पोल है, ये 4 पोल है, 6 पोल हो गए, 6 पोल पे कितनी गति मिलेगी? 1000 RPM गति मिलेगी आपको।
बोलो 3 गति मिलेगी मेरी, क्योंकि सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 रहेगी, पी का मान 2 रखा है और पी2 का मान 4 रखा है, 6 हो गए। 6 पोल पे क्या मिल गया आपको, ये आपको मिल गई, ये आपको 1000 आरपीएम। बोलो 3000 से 1000 आरपीएम तक पहुंच चुके हैं, हो गए। अब कहेंगे सर इससे भी यदि और अधिक चाहिए, यदि इसके बराबर चाहिए तो क्या कर सकते हैं। यदि डिफरेंशियल कैस्केड विधि कार्य, इसको विपरीत रूप से कार्य करते हैं, विपरीत रूप से कार्य करवाएंगे। 4 जैसे 4 है, यहाँ 4 हो गए, 6 हो गए, 4 से 6 2 2, मतलब कि अब कह सकते हैं कि दूसरा फॉर्मूला लगा सकते हैं। यदि कैस्केड विधि विपरीत रूप से कार्य करती है, यदि विपरीत कैस्केड कार्य करती है, यदि डिफरेंशियल मान लो, डिफरेंशियल कैस्केड कार्य करता है, कैस्केड कार्य करती है, तो क्या मिलता है आप लोगों को, तो आपको ये मिलेगा n बराबर, क्या मिलेगा n बराबर, ये गति मिलेगी n बराबर 120 इंटू एफ, लेकिन दोनों के पोल एक दूसरे से माइनस हो जाएंगे, याद रखना। एक आपको ये गति मिलेगी आपको, ठीक है। तो आपको 4 गतियां मिलने वाली हैं, कौन कौन सी, जब ये कार्य करेगी तब, ये कार्य करेगी तब, और ये दोनों एक साथ कार्य करेंगे तब, दोनों एक साथ करके विपरीत रूप से संयोजित करेंगे तब आपको 4 गतियां मिलेंगी। दोस्तों ये तो थी आपकी कैस्केड विधि। तो देखो कितनी गति प्राप्त हुई, जैसे आप लोगों ने एक सिंगल की बात की, यहाँ बस कुछ नहीं करना आप लोगों को, सप्लाई फ्रीक्वेंसी वो रखनी है, बस 2 मोटर प्रयोग करते हैं, अधिकतर यही जो विधि है प्रयोग की जाती है। क्यों की जाती है, क्योंकि यहाँ न तो सप्लाई फ्रीक्वेंसी को चेंज करना है, न पोलों की संख्या चेंज करनी है, न आपको वोल्टेज चेंज करना है, कुछ नहीं चेंज करना, आराम से आपको गति मिल जाती है। ये थी आपकी कैस्केड विधि का कंप्लीट वर्गीकरण। यदि किसी प्रकार की समझने में दिक्कत हुई हो, आप लोगों को समझ में नहीं आया हो, किसी प्रकार के और किसी मन में आपको विचार हो, तो कमेंट्स में जरूर लिख के बताना, आगे से कुछ और सुधार करके बताएंगे आप लोगों को। अब देखेंगे कि इसके रोटर में ईएमएफ इंजेक्ट करवा के किस प्रकार मोटर की गति को कंट्रोल कर सकते हैं। चलो मैं यहाँ यही दिखा देता हूँ आप लोगों को कि यदि एक छोटी सी मोटर बना के दिखाऊं आपको, एक स्लिप रिंग मोटर बात करें, एक स्लिप रिंग मोटर की बात करें। स्लिप रिंग मोटर कैसे, देखो यहाँ पे आप लोगों को पता है, ये आपकी एक स्लिप रिंग मोटर दिखा देता हूं, ठीक है ना, ये आपकी स्लिप रिंग मोटर दिखा दिया आप लोगों ने। ये स्लिप रिंग मोटर है, आपको पता है कि स्लिप रिंग मोटर के रोटर पे स्लिप रिंग मिलेंगे आपको। ये स्लिप रिंग आप लोगों की, ये स्लिप रिंग होगी, ये स्लिप रिंग होगी, ये स्लिप रिंग होगी, और ये रोटर की वाइंडिंग इसके संयोजन होंगे, आपको पता है, ये इसके कार्बोरेटर्स होंगे, और 3 संयोजन बाहर निकलेंगे। स्टार्टर में आप लोगों ने सप्लाई दे दी 3 फेस R Y B, और रोटर के 3 फेस निकल गए। अब देखो इसमें करेंगे क्या, ये निर्धारित नहीं कि आप कैसे सिंगल फेस सप्लाई देते हो, कौन सी सप्लाई देते हो। ये कहने की बात है कि इस रोटर, आपको पता है स्लिप रिंग मोटर का रोटर को किससे संयोजित करते हैं, रियोस्टेट से संयोजित करते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ ऐसा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, ये विधि का नाम क्या, देखो अपने उस विधि का नाम लिखेंगे, चौथी लास्ट एंड विधि लिख लो, एक विधि और बच गई, ज़्यादा है नहीं है, बस मैं आपको पूरा मिटाने का, आप धीरे धीरे लिखते जाओ। बस लास्ट में छोटा सा टॉपिक बचा है कि रोटर सर्किट में ईएमएफ प्रवेश करवाकर ये विधि आती है। तो क्या कर सकते हैं इसमें, देखो इसमें क्या करेंगे, यहाँ ईएमएफ प्रदान करेंगे, यहाँ क्या करेंगे, सप्लाई प्रदान करेंगे, एक सप्लाई ये दे दी, इसको सप्लाई प्रदान करेंगे, किसको, रोटर को सप्लाई देंगे, यहाँ से, यहाँ रोटर की सप्लाई को देंगे, यहाँ से रोटर की सप्लाई दे दी, यहाँ से 3 फेस, ये पेन नहीं चल रहा है, ये सप्लाई दे दी, इसको दे दी, इसको दे दी, और ये इसको सप्लाई दे दी आप लोगों ने, ठीक है ना। अब इसको सप्लाई दिया आप लोगों ने, 3 फेस की वाइंडिंग तो थी, 3 फेस की सप्लाई दे दी। अब तो होगा क्या, देखो यहाँ कुछ होने वाला नहीं है, बस आपको बताओ इस विधि में रोटर सर्किट में ईएमएफ प्रेस करवाएंगे, इंडक्शन मोटर की गति को कंट्रोल कर सकते हैं, ईएमएफ प्रवाह करें, इसकी गति को कंट्रोल कैसे करेंगे। देखो प्रवेश करवाने के तरीके बताता हूँ आप लोगों को, एक याद रखना, इसकी फ्रीक्वेंसी से, देखो आप लोगों को पता है कि यहाँ जब रोटर स्थिर थी तो माना कि 50 हर्ट्ज ये आप लोगों की फ्रीक्वेंसी दी, तो इसके रोटर में कितनी उत्पन्न हुई, 50 हर्ट्ज, लेकिन मोटर घूमने के बाद कितनी होगी, 2 हर्ट्ज आ सकती है। मोटर घूमने के बाद इसके रोटर की सप्लाई फ्रीक्वेंसी, यहाँ इसकी सप्लाई कितनी होगी, 2 हर्ट्ज हो सकती है, 3 हो सकती है, वो स्लिप के अनुसार रहेगी, क्योंकि आपको पता है कि FR का मान S × F होता है, स्लिप का मान जितना रहेगा। तो इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, बस याद रखना कि रोटर के ईएमएफ में या रोटर के सर्किट में ईएमएफ इंजेक्ट करवाते हैं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी रोटर की चलने के बाद जो फ्रीक्वेंसी होती है बराबर होनी चाहिए। तो कह सकते हैं कि रोटर फ्रीक्वेंसी में
रोटर सर्किट में प्रवेश करवाने वाले ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी स्लिप फ्रीक्वेंसी के बराबर होनी चाहिए। घूमने के बाद जो फ्रीक्वेंसी होती है उसके बराबर होना चाहिए। लिख लेना यहाँ पे कि रोटर के सर्किट में ईएमएफ प्रवेश करवाने वाले ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी इसकी स्लिप की फ्रीक्वेंसी के बराबर होनी चाहिए, अन्यथा मोटर जल सकती है, नहीं चलेगी। मोटर की गति को कंट्रोल नहीं कर सकते, यही सबसे बड़ी बात आती है और कुछ इसमें बड़ी बात नहीं है। अब क्या करेंगे, इसमें जो ईएमएफ उत्पन्न होगा, ठीक है ना, इसमें जो ईएमएफ उत्पन्न होगा वो इसकी कला में रहेगा। याद रखें, इसमें जो ईएमएफ उत्पन्न होगा कि इसके देखो दो बातें आएंगी। एक ईएमएफ तो आप लोगों ने इसके अंदर दिया और एक इसके अंदर ईएमएफ उत्पन्न हुआ। दोनों ईएमएफ देखो, दोनों ईएमएफ है। एक ईएमएफ तो ये हुआ, माना कि ये बाहर से दिया आप लोगों ने और ये रोटर में उत्पन्न हुआ, दो ईएमएफ आ गई। ये E1 मान लेता हूँ, ये E2 मान लेता हूँ, ठीक है ना। यहाँ से दोनों ईएमएफ कैसे रहेंगे, बस ये आता, दोनों ईएमएफ कैसे रहेंगे, दोनों ईएमएफ यदि कला में रहेंगे, कला की फेज की कला में रहेंगे, इस प्रकार रोटर में प्रवेश करवाने वाले ईएमएफ और रोटर में उत्पन्न होने वाले ईएमएफ, ठीक है ना, रोटर में उत्पन्न होने वाले ईएमएफ के फेज की कला में होगा, के फेज की कला में होगा, तो क्या होगा, रोटर का रेजिस्टेंस घटेगा। यहाँ एक लाइन और लिख लो, यहाँ एक लाइन लिख लो, रोटर में प्रवेश ईएमएफ व रोटर में उत्पन्न ईएमएफ, प्रवेश ईएमएफ रोटर में उत्पन्न ईएमएफ के फेज की कला में होगा, तो क्या होगा, इस रोटर का, ये रोटर का आर घटेगा, रोटर का आर कम हो जाएगा। ये इसके फेज में रहेगा और ये इसके आउट ऑफ फेज रहेगा। दो बातें, इसके फेज में रहेगा और आउट ऑफ फेज रहेगा, तो फेज की कला में ही परिवर्तन करना पड़ेगा आपको। इसलिए कह सकते हैं कि रोटर में प्रवेश करवाने वाले ईएमएफ और रोटर में उत्पन्न होने वाले ईएमएफ की फेज की कला में परिवर्तन करके मोटर की गति को कंट्रोल किया जा सकता है। बस इतना ही अंतर आता है। आपसे ये पूछा जाएगा कि रोटर में जो ईएमएफ देंगे वो रोटर में उत्पन्न होने वाला ईएमएफ जो है वो दोनों फेज की कला में, मतलब कि एक ही कला में रहेंगे, फेज की कला में रहेंगे, दोनों आउट ऑफ फेज नहीं रहेंगे, इन फेज रहेंगे, आउट ऑफ फेज रहेंगे, तो मोटर की गति को कंट्रोल कर सकते हो। बस और कुछ नहीं है। और ये इसमें देंगे उसके ऊपर निर्भर करता है कि आप लोगों ने इसको ज़्यादा दिया, कम दिया, वोल्टेज दिया, इसमें कितना वोल्टेज उत्पन्न हुआ। माना कि यहाँ 4 वोल्टेज उत्पन्न हुआ, आपने 6 दिया, यहाँ 6 वोल्टेज हुआ, आपने 8 वोल्टेज दिया। बस उसके ऊपर डिपेंड करता है, ज़्यादा नहीं, उसके ऊपर डिपेंड करने वाला है, बस उसके ऊपर डिपेंड। इसलिए कह सकते हैं जितना आप इसमें परिवर्तन करोगे उतनी ही गति को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस विधि की सबसे बड़ी विशेषता आ गई कि इस विधि से मोटर की गति को सामान्य से अधिक ले सकते हैं, सामान्य से कम ले सकते हैं और बहुत अधिक परिवर्तन कर सकते हैं। बस इतना ही आता है, बहुत अधिक रेंज तक इसका परिवर्तन कर सकते हैं। इसलिए इस विधि का प्रयोग स्लिप रिंग मोटर में ही किया जाता है। इस विधि का प्रयोग सिर्फ स्लिप रिंग मोटर में ही किया जाता है। स्लिप रिंग मोटर में क्या तो कौन से काम के लिए आपको लिखा था, करामेर एक मशीन आती है, कौन सी आती है, करामेर में इसका प्रयोग कर सकते हैं, करामेर सिस्टम में कर सकते हैं। एक तो ये आता है करामेर में कर सकते हैं और एक आता है सेक्रेबियस आता है, एक आता है सेक्रेबियस। इसका प्रयोग लिख देता हूं यहाँ पे, सेक्रेबियस में कर सकते हैं, सेक्रेबियस में कर सकते हैं, सेक्रेबियस सिस्टम में कर सकते हैं, बस और कुछ नहीं है। बस ये आपकी आज इंडक्शन मोटर की गति को कंट्रोल करना होगा आपका कंप्लीट। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, पसंद आया या समझ में नहीं आया तो कमेंट्स में जरूर लिख के बताना। और इस प्रकार इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के धीरे धीरे सिलेबस आगे और अधिक मतलब पढ़ने के लिए और वीडियो को लास्ट तक देखते रहना चाहिए, आपको देखते रहना। और जो दोस्त पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडीज को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना था। थैंक यू, धन्यवाद।